Jai Hind friends, let's start. With reference to Indian history, consider the following pairs. How many pairs are correctly matched? ठीक है, how many पूछा है हमें यहाँ पर. तो आर्यदेवा belongs to बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट स्कॉलर थे ये. आर्यदेवा was डिसाइपल ऑफ नागार्जुना. ओके, नागार्जुना के ये डिसाइपल थे. आर्यदेवा बिलोंग्स टू महायाना महायाना बुद्धिस्ट. एंड जो नागार्जुना थे ये माध्यमिका फिलोसोफर थे. ठीक है. अभी दिगनागा बिलोंग्स टू बुद्धिस्ट स्कॉलर, ये सही है. दिगनागा, नो, ही इज द फाउंडर ऑफ दिगनागा वाज फाउंडर ऑफ इंडियन लॉजिक. ठीक है, या फिर इसे ही कहा जाता है हेतु विद्या. एंड दिगनागा वाज डिसाइपल ऑफ वासुबंधु. ओके, वासुबंधु के ये डिसाइपल थे. और वासुबंधु बिलोंग्स टू योगाचार्य स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट. ठीक है. एंड अभी आखिरी वाला पढ़ेंगे. नाथ मुनि वैष्णव स्कूल, तो ये भी करेक्ट पेयर है. नाथ मुनि इन्हें ही कहा जाता है श्री रंगनाथ मुनि. ओके, नाथ मुनि को ही कहा जाता है श्री रंगनाथ मुनि. इन्होंने एक इन्होंने क्या लिखा था, रंगनाथ मुनि या फिर नाथ मुनि ने क्या लिखा था? तो उन्होंने लिखा था नलैयर दिव्य प्रबंधम. ओके, दो पेयर करेक्ट थे, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर 58. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, हु ऑफ द फॉलोइंग नोन एज कुलह दारान. तो ये कुलहन दारान सईद को कहा जाता है, या फिर दे सईद वी आर नोन एज कुलहन दाहार. अभी सईद डायनेस्टी 1414 को फाउंड की थी. हु इज द फाउंडर ऑफ सईद डायनेस्टी? तो उसका नाम है खिजार खान. ठीक है. अभी बाकी ऑप्शन थोड़े एनालिसिस करेंगे. तो अरब मर्चेंट्स को क्या कहा जाता था? तो उन्हें तिजार भी कहा जाता था. ओके, तुजार, TUJAR, तुजार. कलंदर्स मतलब कौन? कलंदर्स मतलब जो रेडिकल इस्लामिक सेंट्स हैं, उन्हें कहा जाता था. इन्हें एक और नाम था बेशरिया. मतलब ये दोज हु आर नॉट बिलीव इन शरिया. ठीक है. अभी आपने काफी बार गानों में भी सुना होगा कि दमादम मस्त कलंदर हो. ठीक है, तो वो यही से बिलोंग करते थे. ठीक है. अभी पर्शियन कैलीग्राफर्स. तो पर्शियन कैलीग्राफर्स, एक नाम याद रखना. अकबर के कोर्ट में एक थे कैलीग्राफर, उनका नाम है मुहम्मद हुसैन. ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. ये जो मोहम्मद हुसैन है ना, इन्हें अकबर ने एक टाइटल दिया था जरीन कलम. जरीन कलम मतलब होता है गोल्डन पेन. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 59. विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The Dutch established their factories or warehouse on the east coast of land granted to them by गजपति रूलर्स. अभी गजपति रूलर्स कब थे? 1435 से लेके 1541. और डच ने पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी 1605. कहाँ पर? मसूलीपट्टनम में.
ठीक है, तो ये गजपति का टेन्योर देखो और डच का टेन्योर देखो, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी सेकंड स्टेटमेंट, अल्फोंसो डी अलबकर कैप्चर गोवा फ्रॉम द बीजापुर सुल्तनत, तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी जो ये अल्फोंसो है ना, इसने भटकाल कैप्चर किया था फ्रॉम कृष्णदेवराया। ओके, ये कृष्णदेवराया वही है विजयनगर वाले, 1510 में इसने कैप्चर किया था। ये जो अल्फांसो है ना, इसने मतलब बीजापुर से कैप्चर, गोवा कैप्चर भी 1510 में ही किया था। जो जो टेरिटरी इस अल्फांसो ने कैप्चर की थी या फिर इसका इन्फ्लुएंस था ना, तो उस वाले टेरिटरी पर इसने सती प्रथा को बैन कर दिया था। ओके, तो ये सती प्रथा को बैन कर दिया मतलब ये काफी नेक दिल इंसान है ऐसा मत समझो। ये जो सतीज थे उन्हें यूरोप के मार्केट में बेचता था। ठीक है, ये कई दूध के धुले हुए नहीं रहते थे यूरोपियंस। अभी ईस्ट इंडिया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी established a factory at Madras on the plot of land leased from representative of the विजयनगर एम्पायर, तो ये हुआ था 1639 में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर है इसका बी, 2 and 3 ओनली। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी देखो 2021 में यही स्टेटमेंट आया था हमें। फॉर द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया happened during the region of जलालुद्दीन खिलजी जिला, तो ये फर्स्ट टाइम जो इन्वेजन हुआ था तो ये इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में हुआ था, 1220 1221 में। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। अभी ये जो मंगोल है ना, मंगोल का फाउंडर कौन था या फिर लीडर कौन था, तो वो था चंगेज खान। और चंगेज खान का ही ओरिजिनल नाम क्या है, तो तेमुजीन, तेमु तेमुजीन। ठीक है, तेमुजीन। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मुगल असॉल्ट मार्च अप टू दिल्ली एंड बिसेज द सिटी, तो ये हुआ था 1299 में। तो ये जो फाइट हुई थी ना, इस बैटल को कहा जाता है बैटल ऑफ किली। ओके, बैटल ऑफ किली कहा जाता है। और जो मंगोल्स थे उनके आर्मी को लीड कर रहा था कुतलुंग, कुतलुंग। एंड अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था इस बैटल में। तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में काफी ये हुए थे, इन्वेजन्स हुए थे दिल्ली पे। थर्ड स्टेटमेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पररीली लॉस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू द मंगोल, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो 1327 में जब तुगलक राज कर रहा था ना दिल्ली पर, तो मंगोल्स ने सीज किया था। ठीक है, मंगोल्स ने सीज की थी दिल्ली, पर वो उन्होंने कैप्चर वगैरह कुछ नहीं किया था, ये लूटते थे, पैसे लेके चले जाते थे। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज अर्थशास्त्र। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, जुडिशियल पनिशमेंट में स्लेव स्लेव ये पनिशमेंट है, ये गलत है। ठीक है, अभी पहला हटाएंगे, तो ये गया, ये गया, ये भी गया, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से पढ़ लेंगे अपन सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। इफ अ फीमेल स्लेव born her master a son, she was legally free, तो ये स्टेटमेंट सही था। इफ अ सन born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of the master's son, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये जो क्वेश्चन नंबर 61 है ये यूपीएससी ने ड्रॉप किया है। क्वेश्चन नंबर 64 विथ रेफरेंस टू बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बीबीबी, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अभी बैंक्स बोर्ड ब्यूरो पर एक क्वेश्चन आया था हमें 2016 में, तब उन्होंने पूछा था हमें बीबीबी के चेयरमैन कौन होते हैं या फिर उनकी अथॉरिटी क्या होती है। ठीक है, तो अभी थोड़ा इसको एनालिसिस करेंगे। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज द चेयरमैन ऑफ बीबीबी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ आरबीआई नहीं रहते चेयरमैन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं किसी एक्सपर्ट को। बीबीबी रिकमेंड फॉर द सिलेक्शन हेड फॉर, अभी देखो ये क्या बता रहे हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के सिलेक्शन, जो हेड बनाना है पब्लिक सेक्टर बैंक का, किसे हेड बनाना है इसके बारे में वो सिर्फ रिकमेंडेशन दे रहे हैं। देखो रिकमेंडेशन एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। बीबीबी हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज, देखो एडवाइस देने का काम कर रहे हैं, एंड कैपिटल रेजिंग प्लान, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 एंड 3। तो अभी थोड़ा इसको एनालिसिस करेंगे बीबीबी को। बैंक बोर्ड ब्यूरो एक एटोनोमस बॉडी है। ठीक है, बैंक बोर्ड ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो के एक्स ऑफिसो कौन मेंबर्स है और एक्स ऑफिसो मेंबर्स कौन कौन है। तो पहले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के सेक्रेटरी, फिर अभी ध्यान से देखो सुनो, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, मैंने डेप्यूटी गवर्नर कहा है। थर्ड है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ये जो तीन होते हैं वो बैंक बैंक बोर्ड ब्यूरो के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं, तो मे बी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबल बॉन्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एज देयर इज एन ऑप्शन टू एक्सचेंज द बॉन्ड फॉर इक्विटी, कन्वर्टेबल बॉन्ड पे अ लो इंटरेस्ट, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी affords the bond holder a degree of, just a minute, bond holder a degree of indexation to rising consumers price, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। देखो इसमें एक चीज याद रखना, इक्विटी मतलब क्या होता है, आप आपने जितना बॉन्ड मतलब जितना एक आधी कंपनी में आपका शेयर है या फिर बॉन्ड वगैरह आपका जितना भी है, उतने हिसाब से आपको प्रॉफिट या फिर लॉस फेस करना पड़ेगा, या फिर उतने शेयर्स की आप ओनरशिप रखते हो। तो वो अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उतने शेयर का प्रॉफिट आपको मिलेगा, अगर लॉस हुआ तो वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों भी स्टेटमेंट सही है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट, हाउ मेनी ऑफ द, अभी देखो यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी ऑफ अबो जनरली नोन एज टी प्रोडक्शन साइट, टी प्रोडक्शन साइट, अभी उन्होंने जनरली कहा है, मैक्सिमम नहीं कहा है या फिर स्पेसिफिक प्लेसेस कौन से वो नहीं पूछे। जनरली मतलब क्या होता है, अगर एक इतने बड़े स्टेट में एक, सपोज अभी ये अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर एक जिले में या फिर एक विलेज में भी टी प्रोड्यूस हो रही है ना, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है। तो ये आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, ये चारों भी स्टेट है, आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अभी इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा टी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो आसाम में, लगभग इंडिया के टोटल प्रोडक्शन से हाफ प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। अभी बाकी कौन कौन से स्टेट से इंपॉर्टेंट, तो वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तराखंड। सॉइल की, अगर सॉइल अगर क्वेश्चन पूछा कि टी प्रोडक्शन के लिए सॉइल का क्राइटेरिया क्या होता है, या फिर किस तरह की सॉइल लगती है, किस तरह का वेदर लगता है, तो याद रखना वेल ड्रेन, डीप एसिडिक सॉइल, और एसिडिक सॉइल की रेंज क्या है 4.5 टू 5.5 पीएच,
फिर मीडियम से लेके हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। देखो, बाय के बाद वाला अपना ट्रैप जो होता है वो हमेशा, तो यहाँ पे आरबीआई नहीं, से, से भी होता है। ठीक है, तो पहला हटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा टू। द रेटिंग एजेंसी पॉपुलरली नोन एज आईसीआरए इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ये स्टेटमेंट सही है। ब्रिकवर्थ रेटिंग इज एन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ये भी स्टेटमेंट सही है। और ये जो एजेंसी है काम करती है अंडर सेबी। ठीक है, और आईसीआरए इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिस्टेड इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लिस्टेड इन आरबीआई देंगे या फिर एसीबीआई देंगे, तो आंसर क्या होगा उसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेगुलेट कौन करता है? तो सेबी करता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स में ट्रैप सेट कर सकते हैं एग्जामिनर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, कंसिडर द फॉलोइंग। इंडिया कौन कौन, अब वो भी देखो, इंडिया किन की इन तीनों में से किसका मेंबर है वो पूछा है हमें। तो हमें पता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का इंडिया मेंबर है। इंडिया मेंबर ही नहीं है तो इंडिया सेकंड, चाइना के बाद इंडिया सबसे ज्यादा फंडिंग देता है यहाँ पर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक 2016 में ओपन हुई थी, हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया पार्ट है, ये सीओ का पार्ट है। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया ज्वाइन हुए थे। शंघाई कोऑपरेशन का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बीजिंग में ही है। 2001 में ये स्टेब्लिश हुई थी। इसके बाकी मेंबर्स कौन है? रशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान तो हो गए। फिर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो वन और फर्स्ट एंड थर्ड तो सही है, 1 2 3, 2 3 और फर्स्ट और थ्री यही पर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में पता भी नहीं होता तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। बट अभी थोड़ा इस पे डिस्कस कर लेते हैं कि मिशन टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम ये इस्टेब्लिश हुई थी 1987 में। G7 जो कंट्रीज है ना, उन्होंने ये बनवाया था और इसमें 35 मेंबर्स है। इंडिया इसका पार्ट बना 2016 में। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 68। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। हमने आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं दो बार डिस्कस किए थे। तो उसमें मैंने कहा था रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल इन्फ्लेशन। आंसर है डी। ओके, अभी बाकी ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये चेयर कौन करता है? तो फाइनेंस मिनिस्टर करता है। एंड इनका वर्क क्या रहता है? तो दे वर्क टू कंट्रोल माइक्रो इकोनॉमिक क्रेडेंशियल, इकोनॉमिक क्रेडेंशियल। ठीक है, अभी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, देखो विमल जलान कमेटी ने 2014 में ये इस्टेब्लिश की थी। और ये जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन है ना, इसने दो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिए थे। उसमें एक है रिफॉर्म लाना, रिफॉर्म इन एक्सपेंडिचर, एंड दूसरा है हाउ टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट। तो ये रिफॉर्म इन एक्सपेंडिचर पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये याद रखना, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन जो कि विमल जलान कमेटी 2014 में जो गठित हुई थी, इसके तहत ये बनी थी। और ये जो कमीशन है ना, इसने रिकमेंड किया था रिफॉर्म्स इन एक्सपेंडिचर।
एंड हाउ टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। तो ये दो कंसेप्ट याद रखना। अभी क्वेश्चन नंबर 69, विद रेफरेंस टू नॉन फूगेबल टोकन या फिर एनएफटीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन फूगेबल टोकन्स, ठीक है, they enable the digital representation of physical asset। डिजिटल रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल असेट्स को। एग्जाम्पल के तौर पे जो फोटोज है वो, ठीक है। दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, ठीक है। इस तरह के टोकन होते हैं जो ब्लॉकचेन में एग्जिस्ट होते हैं। दे कैन बी दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंट एंड देयरफॉर कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। देखो, कैन जो वर्ड होता है, इसके पहले हमने डिस्कस किया था कि पॉसिबिलिटीज शो करता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही होता है, बट यहाँ पर ये गलत है। एक्चुअली ये जो डेफिनेशन, ये जो स्टेटमेंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है ना, ये फूगिबल टोकन के बारे में बताया है इसने थर्ड स्टेटमेंट में। ओके, और हमें पूछा है नॉन फूगेबल टोकन। तो यहाँ पर अगर स्टेटमेंट में अगर देखोगे ना आप, दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन दैट एग्जिस्ट इन ब्लॉकचेन। मतलब ये ब्लॉकचेन के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, इक्विवेलेंस एंड देयरफॉर कैन बी यूज एज मीडियम कमर्शियल ट्रांजेक्शन मतलब दो और तीन तो साथ में आने वाले। ये गया बचा 1 2 और 1 3। ओके, अभी वैसे हमने देख लिया है, ताकि थर्ड जो स्टेटमेंट है वो तो फुगीबल टोकन के बारे में बता रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गया, आंसर आया ऑप्शन नंबर 1 1 एंड 2। ठीक है, तो ये जो ब्लॉकचेन मतलब क्या होता है, गेट डिजिटल ओनरशिप। ओके, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है, सॉरी, डिजिटल रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको डिजिटल ओनरशिप मिल रही है। और डिजिटल ओनरशिप किस कंसेप्ट में आता है, तो ये ब्लॉकचेन इसमें आता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी, वो वाला कंसेप्ट हमने ऑलरेडी देखा था। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। करेक्ट कौन सा है वो पूछा है हमें, ठीक है। वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट, अभी हमने पढ़ा था कि वन ऑफ द फास्टेस्ट मतलब पॉसिबिलिटीज शो करता है, तो देखते हैं इसको सही है कि नहीं है, बाद में देखेंगे। वियतनाम लेड बाय मल्टी पार्टीज, अब मुझे इतना पता है कि वियतनाम में मल्टी पार्टीज तो है ही नहीं। ओके, यहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वन पार्टी रूल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अभी सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ये गया, ये भी गया, 3 5 और 1 3 4। मतलब थर्ड स्टेटमेंट तो सही है। वियतनाम्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज लिंक्ड टू इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट। अभी देखो, इन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल वगैरह कोई कोई भी स्टेटमेंट नहीं कहा, इन्होंने सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है कि वियतनाम्स इकोनॉमिकल ग्रोथ इज लिंक्ड टू इंटीग्रेशन विद ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फोकस ऑन एक्सपोर्ट्स। उनकी इकोनॉमी लिंक है ग्लोबल से, और ग्लोबल सप्लाई चेन का ये फोकस कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स पे, तो ये स्टेटमेंट सही है। फॉर लॉन्ग टाइम वियतनाम्स लो लेबर कॉस्ट एंड स्टेबल एक्सचेंज रेट हैज अट्रैक्टेड ग्लोबल मैन्युफैक्चर। अभी देखो, ये कम्युनिस्ट वन पार्टी रूल है, लो लेबर कॉस्ट तो होगी, चाइना में भी तो यही है, तो ये आंसर भी, ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। वियतनाम हैज द मोस्ट प्रोडक्टिव ई सर्विस सेक्टर इन इंडो पैसिफिक रीजन, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा है सिंगापुर, उसके बाद है जापान, थर्ड नंबर पे कौन सा, साउथ कोरिया आता है। ठीक है, साउथ कोरिया, नॉट नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, 1 3 4, आंसर है सी। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, हाउ मेनी पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच। देखो यहाँ पे नॉट पूछा है, ठीक है, नॉट करेक्टली मैच। तो घाटप्रभा रिजर्वायर इज ऑन द रिवर ऑफ कृष्णा, एंड ये तेलंगाना में नहीं है, ये कर्नाटका में, कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद गांधी सागर,
गांधी सागर इज ऑन चंबल रिवर, चंबल रिवर मध्य प्रदेश, तो ये करेक्ट है। इंदिरा सागर, इंदिरा सागर नर्मदा रिवर पर है मध्य प्रदेश में। मैतौंग बराका रिवर पर है झारखंड में। और हमें पूछा है नॉट करेक्टली, तो एक करेक्ट है, तीन गलत है, तो आंसर है सी, ओनली थ्री पेयर्स। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। दोस्तों जस्ट एक मिनट, ये जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पर जो मैंने कहा था ना, द इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल असेट, इसका मतलब होता है जो फिजिक डिजिटल रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल असेट को, मतलब जो डिजिटल चीजें हैं उन्हें दे गेट डिजिटल ओनरशिप, डिजिटल ओनरशिप। और ये जो डिजिटल ओनरशिप होती है उसी के कारण ये जो यूनिक फीचर रहता है क्रिप्टोग्राफिक टोकन का, जो कि ब्लॉकचेन द्वारा एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In India, which one of the following compiles information on industrial dispute, closure, retrenchment and layoff in factories, employers, worker? अभी ये वर्कर्स के जो राइट्स है वगैरह वगैरह इसके बारे में बात कर रहा है, तो ये कौन रहेगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, नेशनल टेक्निकल मैन पावर एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन में क्या बताया उन्होंने? ले ऑफ्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स, वर्कर्स इतना भी पड़ा होता तो लेबर, आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेबर ब्यूरो। ठीक है, अभी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। उसके बाद नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। और इसे फंड कौन करता है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक एजुकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट? कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंडियन सैनिटेशन कोalition इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट sustainable sanitation and is funded by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फंडेड बाय के बाद वाला ट्रैप स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, याद रखना, ये इंडियन सैनिटेशन कोalition इज द प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन, यहाँ तक का पार्ट सही है। ये 2015 में एट फिक्की इट वाज लॉन्च। और ये जो इंडियन सैनिटेशन कोalition है, एक मल्टी स्टेक होल्डर है, मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी आते हैं, काफी लोग इसमें आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर इज एन अपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ऑफ बाय अंडर, ये वाले ट्रैप है, स्टेटमेंट गलत है। ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर है, ये 1976 में फॉर्म हुई थी, एक एटोनॉमस बॉडी है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो सपोर्टेड बाय, अभी देखो यहाँ पे वर्ड को ध्यान से सुनो, सपोर्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, नॉट अपेक्स बॉडी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। ओके, सपोर्टेड, अगर अपेक्स की जगह पे सपोर्टेड बाय या फिर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर, तो ये स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, और कौन कौन सपोर्ट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following has constituted under the Environment Protection Act 1986? तो इसका सही आंसर है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी।
अभी ये जो इन्वायरमेंट एक्ट है ना, इसके अंदर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी आती है, साथ ही साथ इसके अंदर आते हैं नेशनल गंगा काउंसिल, उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी। ठीक है। सेंट्रल वाटर कमीशन ये 1945 में ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये बनाई थी। और ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन है, तो अभी ये ऑफिस अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी 1982 में स्टेब्लिश हुई थी। ये भी एक एटोनॉमस बॉडी है अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ठीक है। सोसाइटी सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट। ओके। तो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर और कौन कौन सी थी, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर एंड नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। तो मे बी नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि अंडर द सोशल सोसाइटीज रिकॉग्निशन एक्ट के अंदर कौन कौन सी बॉडीज है। ओके, मे भी पूछ सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 72, रोल ऑफ कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीसीओ इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टैटिस्टिक। ठीक है, पॉजिटिव है, देखते हैं। इट मॉनिटर्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैपेटिव कोल या फिर लिग्नाइट ब्लॉक्स। मॉनिटर कर रहा है, सिर्फ मॉनिटर कर रहा है, यहाँ पे कोई बाइंडिंग वगैरह कुछ नहीं बता रहे। पॉजिटिव है डेवलपमेंट। It hears any objection to the government notification related to the acquisition of coal bearing area। ये सुनते हैं। ओके। एनी hears any objections to government's notification, अगर गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशन है उसके विरोध में, या फिर उनकी जो कंप्लेन, ओके सिंपल लैंग्वेज में कहना है तो उनके गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में किसको दिक्कत आती है, तो वो हियरिंग सुनने की पूरी काम ये कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के पास है, सुनने की है सिर्फ। ओके, ना कि डिसीजन लेना वगैरह, ऐसा कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो ये भी स्टेटमेंट पॉजिटिव लग रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट देखेंगे, it ensures that coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time। अब भाई इधर ट्रेन टाइम पे नहीं आती कभी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। ये कह रहे हैं कि इंश्योर करना है कोल माइनिंग कंपनीज को कि जो भी कोयला है वो टाइम पे, ओके प्रिस्क्राइब्ड टाइम पर एंड यूजर के पास पहुंचना चाहिए। मतलब कितना वेगा, कुछ भी हो, फोर्थ तो स्टेटमेंट गलत है। ये गया, ये भी गया। ओके, 1 2 3 एंड 1 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को सीधा यहाँ पे देखो, फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल ट्राइबल्स। अभी ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे ट्राइबल्स है। स्पेशल कैटेगरी है, टेरिटरी यहाँ पे भी नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। This would prevent the transfer of land of tribal people to non-tribal। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कितनी बार तो इस पर डिस्कस किए हैं, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, सिक्स शेड्यूल में क्या है। एटीएम विदाउट मनी ट्रिक से याद रखा था कौन एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे करता है वो। ठीक है। अभी with reference to United Nations Credential Commission, consider the following statement। It is a committee set up by the UN वर्क अंडर सुपरविजन। बाय के बाद वाला ट्रैप, यहाँ पे यूएन जनरल काउंसिल नहीं है, तो यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। तो ये गलत है। अभी देखो, इट ट्रेडिशनली मीट इन मार्च जून सितंबर एवरी ईयर। भाई ये मार्च जून सितंबर में नहीं मिलते, ये सितंबर से दिसंबर के बीच में मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है।
It accesses the credential of all UN members. Okay, accesses the credential मतलब जो members है उनके जो credentials है, ओके जो पूरे मेंबर्स के क्रेडेंशियल्स हैं, बिफोर सबमिटिंग रिपोर्ट सबमिट करने से पहले जो भी मेंबर्स है उनके उनका जो भी बोलना है, उनका जो भी ओपिनियन है वगैरह वगैरह, उसको वो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, एक बार देख लेते हैं। मतलब ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रही है, मतलब सभी मेंबर्स को ये रिस्पेक्ट देने का काम कर रहे हैं, इस तरह का ये स्टेटमेंट बनाया है उन्होंने। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ओके, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपने अपना बाय वाला रूल भी लगा लेते तो ये गया जाता था। ठीक है, तो बचता था 3 और 2 और 3। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चीज याद रखना, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो एक और एक्ट है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अंदर क्या क्या आता है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, और इस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ, याद रखना। फिर सेंटर जू अथॉरिटी। थर्ड है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हेडेड बाय इन्वायरमेंट मिनिस्टर। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट है इसके अंदर वाइल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो ये चारों याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अभी ये देखो, ये क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द पोलार कोड। पोलार कोड, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, बट आंसर तक कैसे जाना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने इसके पहले कहा था कि अगर कुछ आइडिया है ही नहीं, ठीक है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको पता नहीं है तो किस तरह से सॉल्व करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पोलार कोड, तो पोलार कोड स्टेटमेंट में ऑप्शंस में कहाँ कहाँ पे है वो पहले देखेंगे। यहाँ पे कोड है, यहाँ पे पोलार है। सेकंड में नॉर्थ पोल है, पोलार रीजन। थर्ड स्टेटमेंट देखो, यहाँ पर क्या बताया उन्होंने, पोल पोल। डी में क्या है, डी में तो कुछ भी नहीं मेंशन किया। तो देखो स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, कोड पोलार, दोनों भी वर्ड्स है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये 90% ये ट्रिक काम आती है देखो। ठीक है, 10% का तो भरोसा नहीं बता सकता मैं, मगर अगर आपको आंसर अटेंड करना है, पता नहीं होगा, तो ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। पोलार कोड, ये जो पोलार कोड है, इट कम अंडर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये जो पोलार कोड है ये बनाया था इंटरनेशनल मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन में, और इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है। तो इंडिया ने ज्वाइन किया है 1959 में, इंडिया ज्वाइंड इट। ठीक है, अभी बाकी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखना, हांगकांग कन्वेंशन। ये जो हांगकांग कन्वेंशन है ना, इसमें क्या होता है कि जो शिप रहती है ना, शिप रिसाइकल रिप्लेटेड पोल्यूशन, इससे रिलेटेड है हांगकांग हांगकांग कन्वेंशन। ओके, जो शिप्स है उनके रिसाइकल से जो पोल्यूशन होता है उससे रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है, तो हांगकांग कन्वेंशन। बीजिंग कन्वेंशन क्या है, तो वो विमेन सेफ्टी से रिलेटेड है, बीजिंग कन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर 79, विद रेफरेंस टू टी बोर्ड। टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो सही है, आप पहले देखते ही है उन्होंने सही पूछा है या फिर तो उन्होंने पूछा है करेक्ट कौन से। टी बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, हाँ ये बिल्कुल सही है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज रेगुलेटेड बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ, देखो मिनिस्ट्री हमेशा गलत, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आती है, ना कि एग्रीकल्चर एंड फार्म्स वेलफेयर, तो सेकंड गलत है।
फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है, तो ये भी गया। अभी तो 1-3 एंड 1-4। देखते हैं। द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। भाई हमने डिस्कस किया था टी के लिए सॉइल कैसे रखती है, कौन कौन से इसमें सबसे ज्यादा टी है। आसाम में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, तो इसका हेडक्वार्टर है कलकत्ता का। अभी याद रखना, ये बेंगलुरु उन्होंने फुकट में नहीं डाला यहाँ पे। बेंगलुरु कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर है, ठीक है, कॉफी बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। नेक्स्ट टाइम यहाँ ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो एग्जामिनर ने हिंट भी दे दी है, नेक्स्ट टाइम ये पूछ सकता है बोल के। ओके, पॉसिबिलिटीज बनी रहनी चाहिए ना। बोर्ड हैज ओवरसीज ऑफिस एट दुबई एंड मॉस्को, ये स्टेटमेंट सही है, तो आंसर है 1 and 4। 4 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। With reference to United Nations General Assembly, consider the following statement. ओके, एक एक मिनट रुको। एक जो ये स्टेटमेंट है ना डी, आर्टिक काउंसिल, आर्टिक काउंसिल के मेंबर कौन कौन से हैं? पहले तो याद रखना, आर्टिक काउंसिल बना है ओटावा डिक्लेरेशन के अंदर 1996 में। इसमें 8 कंट्रीज मेंबर्स है, 8 कंट्रीज आर देयर। इंडिया, सॉरी इंडिया तो नहीं है इसमें। कनाडा, अमेरिका, रशिया भी है, ओके, रशिया है, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड एंड नॉर्वे। ये 8 कंट्रीज है आर्टिक काउंसिल में। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि आर्टिक मेंबर्स, आर्टिक काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स हैं, ठीक है, क्योंकि काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें। इसी 2022 में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन है, कंट्रीज कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट कौन सा, ये देखो, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन असेंबली कैन कैन ग्रांट ऑब्जर्वेशन स्टेटस टू द नॉन मेंबर स्टेट। देखो मैंने कहा था, अगर ऑब्जर्वेशन वर्ड आया तो समझना वो पॉजिटिव है। ओके, ऑब्जर्वर बनना इजी रहता है एज कंपेयर टू मेंबर बनना है, राइट, या फिर रेटिफाई करना। तो ये स्टेटमेंट सही है। इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैन सीक ऑब्जर्वेशन स्टेटस, हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है। परमानेंट ऑब्जर्वर्स इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, परमानेंट ऑब्जर्वर कैन मेंटेन मिशन एट यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में काफी बार डिस्कस किया है, तो इस बार नहीं करने वाले। काफी काफी क्वेश्चंस हमें डिस्कस करना है, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग, देखो नाम, अगर ग्रीन वॉशिंग मतलब क्या कर रहे हैं, ग्रीन, कुछ तो ग्रीन है, ग्रीन वॉश कर रहे हैं, मतलब कुछ तो ओरिजिनली कुछ और है, और दिखा कुछ और रहे हैं, मतलब कुछ तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब फॉल्स इंप्रेशन डाल रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शंस में कहाँ कहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन है इस तरह के। मेकिंग मैंडेटरी प्रोविजन फॉर इन्वायरमेंट कॉस्ट इन द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम्स, तो यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग से रिलेटेड तो कुछ नहीं लग रहा मुझे, ये तो नहीं है। इग्नोरिंग द डिजास्टरस, इग्नोर करना है डिजास्टरस इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस व्हाइल अंडरस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इसे ग्रीन वॉशिंग तो नहीं कहा जाता ना, ये भी नहीं आएगा। नॉन इंक्लूजन ऑफ इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट कॉस्ट इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंट्री, अब ये तो कंट्रीज लेवल पे बता रहे हैं, ये नहीं है। कन्वे अ फॉल्स इंप्रेशन दैट अ कंपनीज प्रोडक्शन आर इको फ्रेंडली, बता रहे हैं कि हमारा प्रोडक्शन इको फ्रेंडली है, साउंड इको फ्रेंडली कर रहा है, बट असल में कुछ और ही है, यही कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे रूल अप्लाई होता है अपना स्वैप वाला। हाई क्लाउड primarily reflect solar radiation and cool the surface of earth, तो ये हाई क्लाउड नहीं है, ये लो क्लाउड्स है। लो क्लाउड्स also called as stratus cloud। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कैन बी आस्क कि स्टेटस क्लाउड primarily reflect solar radiation and cool the surface of the earth, तो स्टेटमेंट सही होगा।
लो क्लाउड यहाँ पे गलत है, ये हाई क्लाउड है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हाई क्लाउड को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है cirrus cloud, have a high absorption of infrared radiation emitting from the earth surface and thus cause warming effect। तो दोनों स्टेटमेंट गलत होने के कारण आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, Gujarat has the largest solar power in India, Kerala has the fully solar powered international airport। तो देखो अभी ना मैं 2025 से डेवलपमेंट जो हुई है ना अभी तक 2025 में, वो वाला एक्सप्लेन करूंगा। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर टू, केरला हैज द फुल्ली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी याद रखना, अगर क्वेश्चन 2025 में पूछा तो लार्जेस्ट सोलर पावर इन इंडिया वो है भांडला सोलर पार्क राजस्थान। एंड गोवा लार्जेस्ट फ्लोटिंग कहाँ पे है, तो वो है रामगुंडम फ्लोटिंग सोलार फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। ठीक है, तो आंसर टू, बट हमें ये दो कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, 2025 में लार्जेस्ट सोलर पार्क इंडिया कहाँ पे है, राजस्थान में है। एंड उसका नाम क्या है, भंडला सोलर पार्क। फिर से लिख रहा हूँ मैं, भंडला सोलर पार्क। एंड फ्लोटिंग कहाँ पे है, तो तेलंगाना में। क्या नाम है उनका, रामगुंडम। रामगुंडम। क्वेश्चन नंबर 85, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी जो कि 1982 में एस्टेब्लिश हुई थी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, exclusive economic zone shall not exceed beyond 200 nautical miles for the baseline from the breaches of the territorial sea is measured। तो ये स्टेटमेंट सही है। ships of all state whether coast or landlocked enjoy the right of innocence। देखो राइट ऑफ इनोसेंस पैसेज थ्रू द टेरिtorial सी, तो ये भी स्टेटमेंट है। टेरिtorial देखो ये सपोज ये बीच है, यहाँ से 12 नॉटिकल जो रहता है वो आता है ये जो कोस्ट लाइन जिस स्टेट को लगती है उस स्टेट का लॉ लगता है यहाँ पर, या फिर सेंटर का लॉ लगता है। ठीक है, कोस्टल स्टेट हैज द राइट टू एस्टैब्लिश ब्रीच of its territorial sea up to the limit not exceeding 12 nautical miles। अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था वो measures from the बेस लाइन, मतलब ये यहाँ से बेस लाइन डिटरमाइन इन अकॉर्डिंग विद द कन्वेंशन। जो बेस लाइन है वो डिटरमाइन कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू जो कन्वेंशन यूएन का बना है उससे। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी ना एक्चुअली ये क्वेश्चन क्यों आए थे कि ये जब 2022 जब कोविड 19 चल रहा था ना, तो चाइना क्या कर रहा था कि चाइना दूसरों के जो सी वाली टेरिटरी रहती ना, एक तो उसने चाइना ने एक्सपेंशन चालू किया था साउथ चाइना सी, साउथ चाइना ओशन में। साउथ चाइना नहीं नहीं साउथ नहीं, नॉर्थ साउथ, चाइनीज ओशन जो है ना वहां पर एक्चुअली क्या हुआ था, ये फिलीपाइंस, वियतनाम, इनके साथ ना ये चाइना के जो आइलैंड वाले डिस्प्यूट्स है ना वो काफी न्यूज में थे 2021 2022 को। ओके, और ये क्या करते थे चाइना वाले, दूसरे कंट्रीज के सी अथॉरिटी में जाके वहां पे फिशिंग करते थे। जैसे पाकिस्तान के वहां पे तो काफी की है उन्होंने। तो इससे क्या होता था कि उन जो कंट्रीज है ना उनकी फिशिंग इंडस्ट्री में प्रॉब्लम होता था, क्योंकि उनका बेनिफिट ये लेके जा रहे थे ना। तो ये काफी न्यूज में था 2020 और 2021 में, मतलब एक तो कोरोना भी दिया है चाइना ने, साथ ही साथ ये वाले प्रॉब्लम्स भी दिए हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 82, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी ये देखो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है उस टाइम का। तो बीडी बीडी इज अ लार्ज रेफ्यूजी सेटलमेंट इन उगांडा। ओके, ये उगांडा में, तो ये गलत है। सम पीपल्स हु फ्लूड फ्रॉम साउथ सुडान सिविल वॉर लिव्स इन बीडी बीडी। हो सकता है सम पीपल, अभी इतने सारे इसमें किसे किसे क्या पता है। ओके, इतने लोग वहां से भाग गए होंगे, एक आधा भी पर्सन अगर यहाँ पे आए तो स्टेटमेंट तो सही होगा ना। तो ये भी है, सम पीपल हु फ्लूड फ्रॉम
civil war in the Somalia, lives in Dabad refugee complex in Kenya. तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, अभी इन्होंने पूछा है हमें अबव आर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तुर्की स्टेट, इसलिए मैंने वो आर्टिक आर्किट आर्टिक सी काउंसिल में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं वो बताया था। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर इन दिस और आर्टिक कंट्री रीजन। ठीक है, तो ये टर्की स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में के मेंबर है, 5 मेंबर है इसमें। 2009 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसमें आते हैं अजरबैजान, उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड टर्की, या फिर तुर्की वगैरह, तो जो भी कहना है वो कहो। तो आंसर क्या है? 2 एंड 5, ऑप्शन सी। देखो, ये क्वेश्चन फिर से आया चाइना के इस पर ही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इश्यूज ऑफ सेंकाकू आइलैंड। मैंने कहा था ना, ये 2022 और 2021 में चाइना ने काफी कंट्रीज को परेशान किया था। इवन गलवान वाला जो इंसिडेंस हुआ था इंडिया के साथ, वो वही तो हुआ था ना। ये कोविड तो इन्होंने दे ही दिया था, बाकी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये दूसरे कंट्रीज को छेड़ रहे थे। ओके, तो ये सेंकाकू आइलैंड वाला डिस्प्यूट भी चाइना और जापान वाला है। ठीक है, आंसर है ऑप्शन बी। ये साउथ चाइना सी था, मैं बता रहा था वो, बस मेरी टंग स्लिप हो गई थी। अभी ना इस पर जो ऑप्शंस है ना, इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जर्मन जैसे कि परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेसिस, तो ये जो परमानेंट मिलिट्री बेसिस है ना अमेरिका के, उसमें एक आता है गुआम बेस, जो कि मरियाना ट्रेंच के नजदीक है। जापान के नजदीक भी एक है, उसका नाम है ओकिनामावा। अभी ये थोड़ा प्रोनाउंस इनके अलग होते हैं, गलत हो सकते हैं मेरे, सॉरी फॉर दैट। एक और चीज याद रखना, एक नाम आपने रिसेंटली आपने काफी बार नाम सुना होगा, ये डिएगो गार्सिया। गार्सी ये डिएगो गार्सिया जो एक्चुअली डिएगो गार्सिया ना इंडियन ओशन में वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड है, चागोस आर्किपेलगो का। आर्किपेलगो का ये इंपॉर्टेंस वर्ड है, किसी भी वर्ड को उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये डिस्प्यूटेड था बिटवीन द यूके एंड मॉरिशियस, बट विद द हेल्प ऑफ इंडिया मॉरिशियस ये जीत गए। अभी ये मॉरिशियस के पास होते हैं। बट अभी आपको पता है, यूके हुआ यूएसए हुआ, इनको गंदे काम करने की आदत है। तो ये यूके और यूएसए ने जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तो ये यूके ने यूएसए को लीज पे दिया था डिएगो गार्सिया। तो यहाँ पर भी अमेरिका का एक बेस है। ठीक है, ये याद रखना। अभी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 में स्टैब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर है हेग, नेदरलैंड। ये एक यूएन की ऑर्गन है, इसमें 15 जजेस होते हैं, पीरियड होता है इनका 9 ईयर। ये री अपॉइंट हो सकते हैं। अभी तक इंडिया के फोर जज बने हैं यहाँ पे, और करंटली एक जज सर्विंग भी है, उन्हें री अपॉइंटमेंट मिली है। और एक चीज, हर 3 साल में 1/3 रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन काफी है अभी। क्वेश्चन नंबर 88, अभी देखो ये उस टाइम का करंट अफेयर है, क्योंकि न्यूज में काफी प्लेसेस थे। तो एंटोलिया तुर्की में है, ये तो पता है। अम्हारान इथोपिया में है। कैबो डेलगाडो ये है मोजाम्बिक में, मोजाम्बिक। एंड कैटलोनिया, कैटलोनिया यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है, ये स्पेन में है। तो आंसर है ओनली 2 पेयर्स। With reference to Indian law above wildlife protection, consider the following statement. Wild animal are sole property of government। भाई सोल ट्रैप वर्ड है, गलत है ये। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है। ये गया अभी 2 या फिर 3, ऑप्शन बी या फिर डी। सॉरी, when when a wild animal is declared protected, ओके, जब एक वाइल्ड एनिमल को
प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है, सच एनिमल इज इंटाइटल फॉर इक्वल प्रोटेक्शन वेदर इट इज फाउंड इन प्रोटेक्टेड एरिया और आउटसाइड। देखो मतलब एक एनिमल है, इस एरिया में रहता है और इसे प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड का दर्जा मिला है, तो ये प्रोटेक्टेड का दर्जा अगर ये हैबिटेट से बाहर भी आया तब भी वैलिड होता है, ये बता रहे हैं इन्होंने। तो ये एनिमल्स के वेलफेयर के बारे में बता रहे हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, देखते हैं थर्ड वाला क्या बता रहा है। ओके, apprehension of protected wild animal become a danger to human life is sufficient ground for its capture or kill। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वैसे इंसानी होता है जो दूसरे एनिमल्स को ज्यादातर परेशान करता है, दूसरे एनिमल्स जस्ट फॉर सेव देमसेल्फ अटैक करते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नंबर 87, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर कंट्री और रिसेंटली क्यों न्यूज में है। ठीक है, ये चाड नहीं है, मिलिट्री सेटअप चाइना ने कहाँ पे किया है, तो वो है इक्वेटोरिया गुइनिया। ओके, और गुइनिया सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, ये तो यहाँ पे हमेशा होता ही रहता है। लेबनान में सेवर प्रोलॉन्ग इकोनॉमिक डिप्रेशन, टूनिशिया में सप्रेशन ऑफ पार्लियामेंट बाय प्रेसिडेंट। ये तीनों स्टेटमेंट उस टाइम के हिसाब से और 2022 के आंसर की के हिसाब से ये सही था, बट अभी हमारे लिए इतना ही याद रखना है कि जो भी प्लेसेस रीजन प्लेसेस न्यूज में है ना, वो क्यों न्यूज में है, उसका कारण हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन भी 2025 में पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 90, आज पूरे 100 खत्म करने वाले हैं हम। Certain species of which one of the following organisms are well known as cultivators of the fungi? Cultivators of the fungi, ये टफ क्वेश्चन है, आया तो आया, नहीं आया तो छोड़ देना है इसको। तो इसका आंसर है एंट। ओके, अभी जो एनालिसिस करेंगे उस पार्ट को याद रखना, ठीक है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बना तो छोड़ना मतलब नहीं होता। एंट, एक कंसेप्ट याद रखना, म्यूटुलिज्म मतलब होता है कि जो फंगी फूड फॉर एंट, फंगी फूड जो होता है एंड का, उसे म्यूटोलेमिज्म कहा जाता है। कॉकरोच, ये कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनास मिनास कॉज द इंसेक्ट्स। अभी क्रैब, याद रखना क्रैब आता है शेड्यूल 4 में। एंड ओडिशा इज द लार्जेस्ट हैबिटेट इन इंडिया, उड़ीसा में सबसे ज्यादा क्रैब पाए जाते हैं। स्पाइडर का आयुसियन स्टेटस है क्रिटिकली इन डेंजर, क्रिटिकली इन डेंजर। अभी बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, योग वशिष्ठा वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, हमें पता है। ओके, ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीनी, ऑलरेडी ही हमने डिस्कस किया है। ओके, वहां पर भी इसी टाइप के चार कोई ऑप्शंस थे, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। मैंने पूरे इनके बारे में वहीं पे डिस्कस किया था, औरंगजेब के बारे में, हुमायूं कौन था, शाहजहां ने क्या बनवाया था, औरंगजेब ने क्या बनवाया था, क्या क्या किया था अकबर ने, फतेहपुर सिकरी कहाँ पे थी ये। ओके, ये सब कुछ डिस्कस किया है। तभी हमने डिस्कस किया था कि एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट में अकबर ने कहा था, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। ठीक है, अभी याद रखना ये योग वशिष्ठा है ओरिजिनली रिटन बाय वाल्मीकि, और ये यहाँ पे वैदिक फिलोसफी रिलेटेड उन्होंने लिखा था। ओके, दीन ही इलाही किन्होंने चालू किया था, तो अकबर ने ही चालू किया था। अकबर के पास नवरत्न कौन कौन से थे वो भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 91, साइट्स ऑफ अशोकाज मेजर रॉक एडिक्ट, अभी ये टफ क्वेश्चन है। ठीक है,
या आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दो, उसका कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट काफी टफ होने के कारण देखो आपको नहीं आया, मतलब काफी स्टूडेंट को भी नहीं आने वाला। ठीक है। अगर देखो एक नोट बताता हूँ, अगर आपको कुछ आइडिया ही नहीं है क्वेश्चन के बारे में तो प्लीज तुक्का मत लगाओ। अगर तुक्का लॉजिक के साथ लगा बन रहा है तभी लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है भाई। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 इज करेक्ट, तो थर्ड और फोर्थ गलत है क्योंकि ये जादूगोड़ा उड़ीसा में है और काली कालसी है उत्तराखंड में। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 पेयर्स। किंग और डायनेस्टी, तो नौका डायनेस्टी चंदेला, जय शक्ति भी चंदेला से ही है। नागभट्टा दो, ये गुर्जर प्रतिहारा से है। भोजा, राजा भोज हमने पढ़ा था, कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, तो ये परमार से आते हैं। तो आंसर है 1 और 3, तो ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है 93। संगम लिटरेचर इन एंशंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। अभी ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुआ था, इसके पहले भी हमें संगम लिटरेचर पर क्वेश्चन पूछा था। तो हमें पूछा है करेक्ट कौन सा है। संगम लिटरेचर रेफर्स टू मैजिक फोर्स एज इरेशनल, ये स्टेटमेंट इरेशनल कहा था क्या उन्होंने, नहीं है भाई, ये गलत है। संगम पोएट हैज नो रेफरेंस टू वॉर एथिक्स, भाई ये गलत है। अगर अभी याद रखना, संगम पोएम्स में लिखा था अगर राजा हार जाता है, हार के वो वापस आता है तो ही विल बी, मतलब वो भूखा रहता है टिल द डेथ। ओके, तो इस तरह के वॉर एथिक्स थे उनके पास, तो ये गलत है। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन एज संगम पोएट्स, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। संगम पोएट्स आर डिवोट ऑफ एनी रेफरेंस टू द मटेरियल वर्ड, डिवोट नहीं भाई, ये भी गलत है। अभी क्वेश्चन नंबर 95 सही क्वेश्चन है, करंट अफेयर को हिस्ट्री से रिलेट करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया। वर्ल्ड सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू इन सिचुएटेड सिटिंग पोस्ट ऑफ रामानुजा was inaugurated by Prime Minister of India at Hyderabad recently. Which one of the following statement correctly represent the teaching of Ramanuja? Ramanuja, the best means of salvation was the devotion. आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। अभी रामानुजा was born in Tamil Nadu in 11th century. They are influenced by अलवर्स। अलवर्स मतलब कौन, जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, मतलब रामानुजास आर बिलोंग टू वैष्णविज्म। मे बी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन कैन बी आस्क पियर्स रामानुजम बिलोंग्स टू शैविज्म, तो ये गलत होगा, यहाँ पे आएगा वैष्णविज्म। ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 96। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू सर्किट हाउस नियर सोमनाथ टेम्पल एट द वेरावल। Which of the following statement correct regarding to सोमनाथ टेम्पल? सोमनाथ टेम्पल इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग श्राइन, ये तो हम सबको पता है, तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट सही है, तो ये गया। ओके। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सोमनाथ टेम्पल वाज गिवन बाय अल बरूनी। ठीक है। प्राण प्रतिष्ठान ऑफ सोमनाथ टेम्पल इंस्टॉल्ड ऑफ द प्रेजेंट डे टेम्पल वाज डन बाय प्रेसिडेंट एस राधा कृष्णा। तो ये राधा कृष्णा इन्होंने नहीं किया था, वो किया था राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और ये कब हुआ था, 1951 में हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में यहाँ पर विजिट करने गए थे, तो उसके बाद ये टेम्पल बनवाना चालू हुआ था। ठीक है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है सेकंड वाला, ये सही है। और ये डिस्ट्रॉय किसने किया था, तो ये डिस्ट्रॉय किया था महमूद गजनी नाम के प्राणी ने 1024 में। ओके। और अल बरूनी ने, उनका एक बुक है किताब अल हिंद, या फिर उसे ही कहा जाता है तहकीकात ई हिंद, इसमें इन्होंने मेंशन किया था इसके बारे में। ओके। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, डीएनए बारकोडिंग कैन बी टूल कैन बी टूल टू एक्सेस द एज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मेरे को देखो, मेरे को इतना पता है एनिमल का एज वगैरह निकालना है, तो हम क्या यूज करते हैं,
कार्बन डेटिंग का ना भाई, तो ये तो गलत है। ठीक है। और याद रखना, प्लांट का एज डिटरमाइन करना है तो प्लांट के जो अंदर जो रिंग्स होती है ना, तो वो उसको काउंट करके वो अलग टेक्निक रहती है, उससे वो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट तो गलत है। देखते फर्स्ट गलत है तो ये गया, बचा 3 and 2 3, मतलब थर्ड तो स्टेटमेंट सही है। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एनिमल्स और प्लांट मटेरियल्स इन प्रोसेस्ड फूड, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। डिस्टिंग्विश एनिमल स्पीसीज दैट लुक अलाइक, ये भी सही है। ओके। डीएनए बार कोडिंग में क्या होता है, तो जीन एंड डीएनए सीक्वेंसिंग होता है टू स्पीसीज आइडेंटिफाई स्पीसीज। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल बी सेल्स एंड टी सेल। अभी इतना मैं बताता हूँ, बी सेल टी सेल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये दोज आर द मेन टाइप्स ऑफ इन्फोसाइट्स। ठीक है। इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं तो देखेंगे द प्रोटेक्ट द बॉडीज फ्रॉम इन्वायरमेंटल एलर्जीज। ठीक है, प्रोटेक्ट का बात कर रहे हैं। एलर्जी एलिवेट द बॉडी पेन एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, द एक्ट ऑफ इम्यूनो सप्रेसेंट्स इन द बॉडी दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द डिसीजेस कॉजेज बाय पैथोजन, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक्चुअली उस टाइम कोविड-19 का दौर चल रहा था ना, तो ये इस तरह के क्वेश्चन काफी न्यूज में थे उस टाइम। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 98, अदर देन दोज मेड बाय ह्यूमन नैनो पार्टिकल्स डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। भाई नेचर स्मार्टर देन पीपल, ये बता रहे कि अदर देन ह्यूमन के अलावा कोई नैनो पार्टिकल्स है ही नहीं। गलत है भाई, एक गलत तो ये गया, ये भी गया। 3 and 2 3। थर्ड तो स्टेटमेंट सही है, नैनो पार्टिकल ऑफ सम कमर्शियल प्रोडक्ट विच इंटर द इन्वायरमेंट आर अनसेफ फॉर ह्यूमंस। सही बात है भाई, सम कमर्शियल अनसेफ है ह्यूमन के लिए। ओके। नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम metallic oxides are used in the manufacture of some कॉस्मेटिक्स, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर एक को भी इस्तेमाल हुआ तो ये सम कॉस्मेटिक्स वाला आंसर सही आ जाएगा। उसी लॉजिक के साथ आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी, 2 and 3। अभी क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट का क्वेश्चन है, एसिड रेन। देखो एसिड रेन पर अभी तक ये फोर्थ टाइम क्वेश्चन है। 2011 में ये इस पर आया था, 2013 में भी था, 2016 में भी था। ओके। तो आंसर क्या है इसका, उसका आंसर है नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, अगर अभी आपको कोई डाउट या फिर कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके, मतलब वो टाइमलाइन उसको टैग करके मेंशन कीजिए, मतलब मुझे एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा। ठीक है, अगर कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।